नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन बैच ओबी एग्रोनॉमी का। इसमें आज हम लोग 21वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। दो फसलों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो सनफ्लावर पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे सेसम जिसको हम तिल बोलते हैं। तो सूरजमुखी और तिल दो फसलें जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, इन दोनों के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा और ये जो पीडीएफ नोट्स होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। साथ में मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा वो भी बाइलिंगुअल होगा, बोले तो इंग्लिश में उसको मैं पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हो, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम आते हैं। अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है और बीएससी एग्रीकल्चर वाले उसकी तैयारी कर रहे हैं या उसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट होने वाला है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये में खरीद सकते हैं। बाकी मेरे कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो कुछ और जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो कि कोर्स में और क्या क्या मिलेगा, कैसे उसमें पढ़ाया जाएगा और इसके अलावा और भी जो भी जानकारी है कि कैसे खरीदना है, खरीदने के बाद कहाँ मिलेगा, ये सब चीजें आपको मैं यहाँ पर बता दूं। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा सबसे पहला है सूरजमुखी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सनफ्लावर बोलते हैं। इस तरीके का सूरजमुखी का पौधा होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सूरजमुखी का सीड है। और इसी से क्या निकाला जाता है? सूरजमुखी के इसी सीड से निकाला जाता है तेल, और सूरजमुखी का तेल लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक, ये एडिबल ऑयल होता है, इसको हम लोग खा सकते हैं, इसके खलियों का भी उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बोटेनिकल नेम की। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो हेलियंथस एनुवस होता है। क्या होता है? हेलियंथस एनुवस। फैमिली की बात करें तो ये कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। एटमोलॉजी इसकी जो होती है, इसका जो नाम होता है हेलियंस और इसके अनस, ये दो शब्द हैं, एक हेलियोस और दूसरा एनस। हेलियोस का मतलब होता है सन और दूसरा होता है एनस मतलब फ्लावर। मतलब ये ऐसा फ्लावर है जो कि सूरज के नुमा दिखता है। ठीक, ये सूर्य जैसा फ्लावर होता है, इसलिए इसको हेलियंथस एनुवस कहते हैं। सूर्य जैसा फ्लावर, सूर्य जैसा फूल, इसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य जैसे फूल को हम क्या कहते हैं? हेलियंथस एनुवस कहते हैं। और ये ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो ऑक्सीन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ऑक्सीन क्या होता है, ध्यान से समझना। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, थाइमिन, ये सभी जितने चीजें होती हैं, ये सभी क्या होता है कि एक तरीके के हार्मोन होते हैं। ये पौधे के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। इनकी वजह से पौधे के ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसमें फ्लावरिंग, उसका सेल डिवीजन, ये सभी चीजें उसके अंदर रेगुलेट होती हैं। ठीक, तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये इसकी क्वालिटी होती है कि ऑक्सिन हार्मोन कोई भी अगर पौधा है तो उस पौधे का जो टर्मिनल पोर्शन है, जैसे मान लेते हैं ये एक टर्मिनल पोर्शन है, अगर उसकी सेकेंडरी या लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं तो ये उसका टर्मिनल पोर्शन होता है, बिल्कुल, जिसको टिप हार्मोन भी बोला जाता है ऑक्सिन को, क्योंकि ये पौधे की टिप पर पाया जाता है, यानी कि सबसे टर्मिनल पार्ट पर, सबसे ऊपरी वाले भाग पर पाया जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑक्सिन की जो एक्टिविटी होती है वो हायर होती है एपिकल पोर्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो एपिकल पोर्शन होता है वहां पर ऑक्सिन की डोमिनेंस ज्यादा पाई जाती है। वैसे कोई भी अगर एपिकल पार्ट है पूरे पौधे में, तो हर जगह पर कोई भी पौधा हो, चाहे सूरजमुखी का हो या किसी चीज का पौधा हो, अगर उसमें ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो हाइट बढ़ाने के लिए जो हार्मोन काम करता है वो ऑक्सिन हार्मोन काम करता है। ये क्या करता है कि स्टार्टिंग में जो टर्मिनल पोर्शन होता है, इस टर्मिनल पोर्शन के पास ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता ज्यादा होती है। अब इस पोर्शन पर जब ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी तो इसकी वजह से सेल डिवीजन ज्यादा होता है, सेल इलोंगेशन ज्यादा होता है। इसे सेल डिवीजन तो नहीं कहेंगे, सेल इलोंगेशन ज्यादा होता है। मतलब कोशिकाएं बहुत तेजी से बड़ी होती हैं, और अगर कोशिकाएं तेजी से बड़ी होंगी तो सीधा सीधा मतलब है कि पौधा बढ़ेगा, मतलब उसकी हाइट बढ़ेगी। तो ऑक्सिन हार्मोन इसके टर्मिनल पोर्शन पर या फिर एपिकल पोर्शन पे पाया जाता है। फोटो पीरियोडिज्म की बात करें तो सनफ्लावर के अंदर
एक तरीके का पाया जाता है फोटोपिरियोडिज्म, जिसको हम डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। इसको सनलाइट तो चाहिए। इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसका जो फूल होता है, ये सूरज की तरफ ही चलता रहता है। जब आप सुबह इसको देखोगे तो सूर्य पूरब की तरफ निकलता है, तो इसका जो ये सूरजमुखी का फूल होगा, इसका मुंह पूरब की साइड में होगा, और जैसे ये सूरज जब अस्त होने को आएगा तो ये पश्चिम मुंह हो जाएगा। इस तरीके से पूरब से पश्चिम ये पूरा ऐसे घूमता रहता है दिन भर। तो इसके अगर हम बारे में बात करें तो इसका जो फोटो पीरियोडिज्म है, यानी कि उसको दिन भर में कितनी सनलाइट चाहिए, तो उसके हिसाब से ये ड्यू न्यूट्रल होता है। इसको सनलाइट चाहे 4 घंटे मिले, चाहे 6 घंटे मिले, चाहे 10 घंटे या 12 घंटे, इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? ये रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट फॉर ए डे, एक दिन में कितने सनलाइट की जरूरत होती है, उसको हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। मतलब फोटोन कितने पीरियड के लिए जरूरी होता है। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? इसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की तरफ, जिसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, जो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन इट इज ए वेरी हाई सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ग्रेटर देन 1:80। यानी कि कहने का मतलब इसमें यह है कि रिप्रोडक्शन इसमें कितना होता है। अगर एक सीड जर्मिनेट हो गया तो एक सीड से एक फ्लावर ये पूरा बनेगा, और इससे हमको लगभग लगभग 80 सीड देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हमने एक सीड की सोइंग करी है तो एक सीड से हमको 80 सीड मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। गेहूं में हमको कितना मिलता है? 30 से लेके 55 के आसपास तक मिलता है। जबकि ये किसका है? ये वीट का है। वीट में यानी गेहूं में हम बुआई करेंगे, अगर एक सीड की बुआई करेंगे तो 30 से 55 के आसपास सीड हमको मिलते हैं। लेकिन अगर हम सूरजमुखी का बुआई करेंगे तो एक सीड से हमको 80 सीड के आसपास मिल जाते हैं। ऑयल कंटेंट के बारे में बात करें तो इसका जो ऑयल होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और एडिबल ऑयल होता है। मैं आपको जो पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि भारत में टोटल 9 ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं जिनको हम ग्रो करते हैं, जिसमें से हमारा कैस्टर है और इसके अलावा नाइजर है। ये दो ऐसे हैं जिनकी कैस्टर और नाइगर, जिसको अलसी और अरंडी बोलते हैं, इन दोनों को छोड़कर बाकी 7 हमारे पास हैं जिनकी हम तेल खाते हैं। तो उन्हीं 7 में से एक हमारा सूरजमुखी भी है, जिसका ऑयल बहुत ही अच्छा माना जाता है, हाई क्वालिटी का होता है, एडिबल ऑयल माना जाता है। इसके अंदर जो सूरजमुखी होता है, इसके अंदर लगभग 45 से 50% के आसपास ऑयल पाया जाता है। हेल्थ नोट के बारे में बात करें तो सनफ्लावर के अंदर कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता है। इसी वजह से अगर कोई हार्ट डिजीज वाला आदमी है या हाई ब्लड प्रेशर वाला आदमी है तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं पाया जाता। यानी कि जो जमने वाला, जो जम जाता है ना, एक तरीके से आप लोगों ने देखा हो जैसे घी होती है ना, जम जाती है, तो उस तरीके से इसके अंदर नहीं पाया जाता है। मोटा मोटा अगर समझे तो यही होता है अनसैचुरेटेड का मतलब। तो इसको ध्यान से अगर आप समझोगे तो सनफ्लावर जो है ये बहुत ही अच्छा इस वजह से माना जाता है। एक तो इसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ज्यादा है, एक सीड लगाओगे तो 80 सीड मिल जाएगा। डे न्यूट्रल है, इसको तीनों सीजन में हम ग्रो कर सकते हैं। वैसे होता ये खरीफ सीजन का है, लेकिन इसको हम तीनों सीजन में आराम से ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर जो ऑयल परसेंटेज पाया जाता है वो 45 से 50% पाया जाता है, और इसके अंदर किसी भी तरीके का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं पाया जाता है। इसी वजह से अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला मरीज है या इसके अलावा कोई हार्ट से डिजीज के प्रति जो पेशेंट है, हार्ट वाला पेशेंट है, हृदय रोगी, तो उसके लिए इसका तेल काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके जो फ्लावर हेड होता है, इसका जो फ्लावर होता है, इसके फ्लावर को कैपिटोलम बोला जाता है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सूरजमुखी होता है उसके फ्लावर का टाइप क्या होता है, यानी कि उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि कैपिटुलम होता है इसके फ्लावर का टाइप या फिर इसका इन्फ्लोरेशन। यहाँ तक बात समझ में आया। अब यहाँ पर जो सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी के पौधे में 2 तरीके के आपको फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं। फ्लोरेट्स को अगर हिंदी में बोले तो फ्लोरेट्स का मतलब होता है दल। आप लोगों ने पुष्प पढ़ा होगा, पुष्प में होता है दल, बाह्यदल, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। ये 4 चीजें किसी भी फ्लावर के अंदर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि इसके जो दल होते हैं, दल का मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो रंग बिरंगी सी पत्तियां निकली हुई हैं, इसी को दल कहा जाता है या इसी को फ्लोरेट्स बोलते हैं। पेटल भी इसको कहा जाता है, चाहे इसको फ्लोरेट्स बोल लो
या इसी को पेटल भी कहा जाता है। तो इसमें सूरजमुखी के अंदर दो तरीके के पेटल पाए जाते हैं। एक तो आपको यहाँ पर किनारे किनारे वाला पेटल दिख रहा होगा जिसको रे पेटल बोलते हैं। ये क्या होता है, सर्व फॉर अट्रैक्टिवनेस टू एड इन पॉलिनेशन। ये जो होता है ये वाला, ये आपको देखने में लग रहा होगा किरण जैसे, जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है ना, जब हम सूर्य बनाते हैं ऐसे, तो सूर्य के चारों तरफ इस तरीके का प्रकाश बना देते हैं ना, ये सूर्य से देखो ऐसे प्रकाश निकल रहा है, तो उसी को रे यानी कि किरण जो बन रहा है, उसी किरण को यहाँ पर पत्तियों के रूप में दिख रहा है। ये ऐसे दिख रहा है ना, जैसे मान लो ये सूरजमुखी का ये सूर्य है और यहाँ से ऐसे किरण निकल रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, यानी कि किरण वाले फ्लोरेट्स। इनका क्या काम होता है, इनका मेन काम ये होता है कि ये अट्रैक्ट करें कीटों को, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन कराने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आएंगे, इस पे बैठेंगे और पॉलिनेशन हो। इसके अलावा फिर दूसरा इसके अंदर फ्लोरेट पाया जाता है जिसको हम डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं। डिस्क फ्लोरेट ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो अंदर वाला ये पार्ट होता है इसको डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। यहीं पर सीड बनता है, जितने भी सीड लगते हैं सभी सीड इसी में लगते हैं। तो यहाँ के फ्लावर के अंदर जब पॉलिनेशन होगा, फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर सीड बनेगा। तो इस वाले पार्ट में जो डिस्क फ्लोरेट होता है इस पे सीड बनते हैं, जबकि ये रे फ्लोरेट जो होता है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे बात करते हैं तो इसके अंदर एक चेफिनस पाया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को जब मूंगफली पढ़ाया था तो मूंगफली में बताया था कि मूंगफली के अंदर एक समस्या पाई जाती है पॉपिंग वाली। जब कैल्शियम की कमी होती है मूंगफली में तो उसमें पॉपिंग होने लगती है, यानी कि मूंगफली का जो फली है उस फली के अंदर मूंगफली के दाने नहीं बनते हैं, यानी नट्स नहीं बन पाता है। इसी तरीके से इसमें भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, चेफिनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चेफिनेस में कि प्रॉपर तरीके से इसमें सीड नहीं बन पाते। जो फ्लावर है इसमें बहुत से ऐसी जगह बच जाती है जहां पर सीड ही नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर किनारे सीड नहीं बनेगा, या कई बार बीच में सीड नहीं बनेगा, या ऐसे जिगजैग पोर्शन में सीड नहीं बनता, तो उसमें फ्लावर तो इतना बड़ा सा हमको दिखेगा, लेकिन जब इसमें हम सीड निकालने को आएंगे, जब ये मैच्योर होगा, मैच्योरिटी पे जाने के बाद, तब इसको जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो इसमें प्रॉपर तरीके से सीड हमको नहीं दिखते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं उसी को चेफिनेस बोलते हैं। ये कब होता है, जब नॉन फिलिंग ऑफ सीड इन द हेड, जब हेड में, ये जो हेड वाला पार्ट है, इस हेड वाले पार्ट में जब सीड नहीं बनता है तो उसको चेफिनेस कहा जाता है। सोइंग टाइम की बात करें तो क्योंकि ये खरीफ सीजन की फसल होती है तो इसको जुलाई में और उसके साथ साथ अगस्त के 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई से लेके और 7 अगस्त तक इसकी बुआई आराम से आप कर सकते हो। रबी सीजन में अगर करना है तो नवंबर से लेके नवंबर फर्स्ट से लेके सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक कर सकते हो। यानी कि ऐसा समझो कि नवंबर में 1 नवंबर से 15 नवंबर के आसपास की यहाँ पर बात हो रही है। अगला है समर सीजन में अगर ग्रो करना चाहते हो तो इसको फरवरी से लेके फरवरी सेकंड वीक, फरवरी का जो दूसरा वीक होता है, बोले तो 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के आसपास तक का टाइम, इस टाइम पर आप सूरजमुखी की खेती आराम से कर सकते हो। सीड रेट के बारे में बात करें तो सूरजमुखी जो होता है काफी दूरी पर इसको लगाया जाता है, क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं काफी बड़े बड़े से होते हैं। तो इसका जो सीड रेट होता है वो 5 से लेकर 7.5 किलोग्राम के आसपास होता है 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर में अगर 5 किलो से 7.5 किलोग्राम आपने सीड लगा दिया तो इससे आपका मोर देन इनफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। स्पेसिंग की बात करें तो खरीफ सीजन में इसकी स्पेसिंग 45 गुणे 30 रखते हैं, रबी सीजन में 50 गुणे 20 रखते हैं और समर सीजन में 60 गुणे 30 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखते हैं। तो अलग अलग सीजन में इसकी स्पेसिंग भी अलग अलग रखी जाती है। इरिगेशन की बात करें तो खरीफ सीजन में इसको इरिगेशन की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि खरीफ सीजन में वैसे ही बरसात होती रहती है। लेकिन रबी सीजन में इसको हम ग्रो कर रहे हैं तो हमको 3 से 4 बार इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। और वहीं समर सीजन में ग्रो करते हैं तो क्योंकि उसमें मार्च अप्रैल वाली गर्मी पड़ती है, मार्च अप्रैल मई वाली, तो इस वजह से इसमें 5 से 6 बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। क्रिटिकल स्टेज की बात करें इरिगेशन का, तो इसमें सबसे क्रिटिकल जो स्टेज होता है वो सीडलिंग स्टेज होता है, जो कि 1 से लेके 12 दिन के आसपास में आती है बुआई के। जब हमने बुआई किया और बुआई करने के बाद इसमें प्रॉपर जर्मिनेशन हो जाता है 10-12 दिन के बाद। तो ये 10-12 दिन जब पूरा जर्मिनेशन कंप्लीट हो गया और पौधा एक सीडलिंग के तरीके से आ गया, तो उस टाइम पर बुआई के 10-12 दिन के बाद इसमें सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जब ये नी हाइट का हो जाता है, बोले तो घुटने तक की हाइट का, लगभग 1 से 1.5 फुट का हो जाता है, तो उस 1.5 फीट की हाइट में इसमें बड निकलने लगता है और बटन निकलने लगता है, जो कि 30 से 35 दिन के आसपास आता है। तो इसमें भी हमको क्या करना चाहिए, इसमें भी हमको सिंचाई जरूर करनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला जो है सिंचाई का वो है
फ्लावरिंग स्टेज जो कि 50 से 55 दिन पे आता है, जिसमें भी सिंचाई की बहुत जरूरत पड़ती है। और अंत में हमारा जो सीड डेवलपमेंट स्टेज आता है, जो कि 70 से 90 दिन पे आता है, इस पे भी हमको अच्छी तरीके से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के हमको कितनी बार सिंचाई करनी पड़ेगी? कुल मिला के हमको 5 बार सिंचाई करने की 4 बार सिंचाई करने की कम से कम जरूरत पड़ती है, जिसमें सीडलिंग के लिए 10 से 12 दिन पे, उसके बाद जब बड निकलने लगता है, जिसको नी हाइट स्टेज बोलते हैं, 30 से 35 दिन पर, फ्लावरिंग निकलने लगती है 50 से 55 दिन पर, और सीड डेवलपमेंट होने लगता है तो 70 से 90 दिन पर। तो ये अगर हम 4 सिंचाई कर देते हैं, तो ये चारों सिंचाई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। अब ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि इन चारों पे हमको पानी देना ही देना, ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइम पर पौधे को पानी की जरूरत ज्यादा होती है। अगर पौधों को पानी पहले से मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे खरीफ सीजन में बराबर बरसात होती रहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रबी सीजन में क्योंकि बरसात नहीं हो रही तो हमको थोड़ी बहुत सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। और वहीं समर सीजन में हमको बीच बीच में हर 10-15 दिन में एक बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा धूप पड़ रही होती है और खेत जो हमारा है वो जल्दी जल्दी सूख रहा होता है। वेराइटीज की बात करें तो इसमें मॉडर्न वेराइटी आती है, MSFH8 आता है, MSFH17 आता है। ज्वालामुखी एक वेराइटी है, ज्वालामुखी एक वेराइटी आती है, उसकी क्या कहते हैं, मिर्च की भी एक वेराइटी है ज्वालामुखी। बाकी ज्वालामुखी जो है ये सूरजमुखी की वेराइटी है। KBSH1 है, JS1 है, सनराइज सिलेक्शन है, EC 68413 है। इसके साथ साथ अगर हम इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो सनफ्लावर की इंटरक्रॉपिंग करने के लिए हम ग्राउंड नट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ग्राउंड नट के साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, अरहर के साथ, उर्द के साथ, मूंग के साथ, ऐसी फसलें जो है इन सभी के साथ हम इसको इंटरक्रॉपिंग में ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप जो ये फसलें देख रहे हो, ग्राउंड नट, अरहर, उर्द, मूंग, ये सभी फसलें हमारी खरीफ सीजन की फसलें होती हैं और इन्हीं के साथ इंटरक्रॉपिंग हो रही है। तो इससे ये भी निश्चित हो जाता है कि हमारा जो सूरजमुखी है वो किस सीजन की फसल होती है, खरीफ सीजन की फसल होती है। अगर इसमें बीड मैनेजमेंट करना है तो बहुत ही एक अच्छा हर्बिसाइड आता है, नाम है पेंडिमेथलिन। ये 1.5 किलोग्राम AI पर हेक्टेयर की दर से हम इसको 30 दिन, सोइंग के 30 दिन बाद हम इसको डालते हैं। यानी कि जब हम दूसरी सिंचाई कर रहे होते हैं तो दूसरी सिंचाई से थोड़ा पहले हमको क्या करना चाहिए, इसको डाल देना चाहिए। और जब खरपतवार नष्ट हो जाए इसको डालने के बाद, तब हमको दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। यहाँ पर बीड मैनेजमेंट इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद जैसे ही पौधा 40-50 दिन का हो जाता है तो पौधे की हाइट बहुत ज्यादा होती है और पत्तियां इसको कायदे से कवर कर लेती हैं। तो बहुत ज्यादा हमको फिर बीड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब तक पौधा ज्यादा ग्रो हो जाता है और बीड उसको सप्रेस नहीं कर पाते। मैच्योरिटी की बात करते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। 3 से 4 महीने में हमारी जो फसल है सूरजमुखी की, ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग इंडिकेटर की बात करें तो इसकी जो क्रॉप होती है वो हार्वेस्ट होने के लिए रेडी हो जाती है जब इसके 10% जो हेड होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। देखो स्टार्टिंग में तो पहले क्या होगा कि पत्तियां जो हैं, जो डिस्क वाली, जो रे वाली पेटल्स थी, जो रे पेटल्स थी, ये रे वाली जो पेटल्स है धीरे धीरे ब्राउन हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। जब 10% ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो इस समय पर हमको ये समझ लेना चाहिए कि अब ये हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। तो इसमें क्या करते हैं कि हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करके इसका जो पेटल होता है, इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, कैपिटलम, उसको पूरी तरीके से सुखाया जाता है खेत में। और जब वो अच्छे तरीके से सूख जाता है तब उसको डंडे से पीट पीट कर उसमें से दाने को निकाल लिया जाता है। यील्ड के बारे में बात करें तो 20 से लेके 30 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको सूरजमुखी का यील्ड देखने को मिलता है 1 हेक्टेयर में। दूसरी हमारी फसल है तिल, जिसको हम सिसम बोलते हैं। इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि सिसम जो होता है, इसका सिसमम इंडिकम इसका बोटेनिकल नेम होता है, फैमिली पेडिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 18 से 20% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है और इसके अंदर तेल जो होता है वो 50% के आसपास तेल पाया जाता है। सीड रेट अगर लाइन से स्विंग करनी है तो 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है, और अगर ब्रॉडकास्टिंग करनी है, बोले तो इसे छिटकवा विधि से बोना है, तो 5 से 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट की जरूरत पड़ती है। छिटकवा विधि में हमेशा सीड ज्यादा लगता है। सोइंग टेक्निक इसकी जो होती है, इसकी जो सोइंग टेक्निक है, ये क्या किया जाता है, क्योंकि सीड इसके बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसको जब अगर हमको बुआई करनी है तो बुआई करते समय हमको क्या करना चाहिए कि इसको मिट्टी के अंदर एक बालू ले लो और बालू के अंदर इसके सीड को प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लो और इसके बाद बुआई करो। जैसे मान लेते हैं कि 3 से 4 किलो हमारे पास सीड है, इसकी हमको 1 हेक्टेयर में बुआई करनी है। अब 3 से 4 किलो सीड अगर आप लेके ब्रॉडकास्टिंग करने लगोगे तो आप 1 हेक्टेयर में बुआई कर नहीं पाओगे, कहीं पर सीड ज्यादा गिर जाएगा, कहीं पर कम गिर जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि 10-12 किलो आप ले लो मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बालू मिट्टी या बलुई मिट्टी, बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी, ऐसे नहीं टाइट मिट्टी नहीं हो।
और उसमें फिर क्या करो कि इस तिल के सीड को मिला लो और प्रॉपर तरीके से मिलाने के बाद तब बुआई करो। इससे क्या होगा कि आपका जो डिस्पर्सन है, बोले तो जो ब्रॉडकास्टिंग है, वो बहुत अच्छी तरीके से और इवनली पूरे खेत में फैल जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप 3-4 किलो लेके जब बुआई करना शुरू करोगे तो आधे खेत में तो ज़्यादा हो जाएगा और आधे खेत में सीड रेट कम पड़ जाएगी। तो इस तरीके से निपटने के लिए सैंड मिला के हमेशा बुआई करी जाती है। केवल इसी में नहीं, जैसे अगर मान लो हमको बरसीम की बुआई करनी है या हमको तिल की बुआई करनी है या इसके अलावा बाजरे की बुआई करनी है, सरसों की बुआई करनी है, तोरिया की बुआई करनी है, जिनके सीड छोटे-छोटे होते हैं, उन सभी चीज़ों की जो बुआई हुई, उस बुआई को करने के लिए हम कई बार उसमें सैंड मिलाते हैं। अगर सीड बहुत छोटे-छोटे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सैंड मिला लेना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें 1.5 से 2 ग्राम थायराम और 1.5 से 2 ग्राम बाविस्टिन अगर हम इन दोनों को मिला के अपने सीड को ट्रीट कर लेंगे। ये 1.5 से 2 ग्राम जो बता रहा हूँ, ये 1 किलोग्राम सीड के लिए है। 1 किलोग्राम अगर सीड है, तो 2 ग्राम आप थायराम और 2 ग्राम बाविस्टिन या दोनों में से कोई एक या फिर दोनों मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों मिलाओगे तो 1.5-1.5 ग्राम ही रखना। मतलब कुल मिला के 2 या 3 ग्राम से ज़्यादा दवा नहीं होनी चाहिए अगर दोनों मिला रहे हो। तो इसको मिलाने के बाद प्रॉपर तरीके से सीड ट्रीटमेंट कर लो और तब बुआई करो। तो इससे क्या होगा कि खरीफ सीजन में जो फंगस लगते हैं, जो विल्ट वाली प्रॉब्लम होती है, जो स्टार्टिंग में जर्मिनेशन के बाद जो फंगस लग जाते हैं, उनसे हमारे सीड की सुरक्षा होती है और हमारा जो नर्सरी यानी कि जो सीडलिंग होती है, वो इनिशियल स्टेज में डैमेज नहीं होती है। स्पेसिंग की बात करें तो इसका जो स्पेसिंग होती है, वो 30 गुणे 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। वाटर रिक्वायरमेंट इसका 500 मिलीमीटर के आसपास होता है, जो कि 5 से 6 इरिगेशन में दिया जाता है। अगर इसको समर सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो इसको 5 से 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। एक चीज और बता दूं कि ये जो तिल वाली फसल होती है, तिल वाली फसल भी एक खरीफ सीजन की फसल होती है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये तो कैसी फसल है? ये तिल जो है ये भी खरीफ सीजन की फसल होती है। न्यूट्रिएंट इसके अंदर 30, 60 और 30 के आसपास मिलाया जाता है। बोले तो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम के आसपास इसमें पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। अगर हमको बीड मैनेजमेंट करना है तो इसमें एक बेसालिन करके दवाई आती है। बेसालिन करके एक हर्बिसाइड होता है। इसका 1 किलोग्राम एआई पर हेक्टेयर की दर से अगर हम इसका छिड़काव कर देंगे तो इससे भी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी एक दवा आती है एलाक्लोर, ये 0.75% 0.75 किलोग्राम, बोले तो 750 ग्राम अगर हम ले लेंगे इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट और 1 हेक्टेयर में इसको अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वीड है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा। क्रिटिकल स्टेज इसकी इरिगेशन की क्या होती है? जब स्टार्टिंग का 25 से 30 दिन हो जाता है और 4 से 5 पत्तियां निकल जाती हैं तिल के पौधे में, तो उसमें हम सिंचाई इसकी करते हैं। ध्यान से समझना, अधिकतर जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, जब हम इनको ग्रो करते हैं तो हमारे खेत में एक प्रॉपर मॉइस्चर होता है। यानी कि जब हम उसकी बुआई कर रहे होते हैं तो बुआई के समय पर एक प्रॉपर मॉइस्चर उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जब हम इसकी पहली सिंचाई करते हैं, एक तो हमने बुआई के टाइम पर देख लिया कि प्रॉपर तरीके का मॉइस्चर था तभी हमने बुआई करी। अब हमारी बुआई तो हो गई, लेकिन अब ये बुआई के बाद धीरे-धीरे मॉइस्चर घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो जो पहली सिंचाई करते हैं, वो अधिकतर पौधों में 25 से लेके 35 दिन, ध्यान से समझना, 25 से लेके 35 दिन, ये थोड़ा बहुत आगे-पीछे भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो 25 से 35 दिन वाला होता है, इसी के आस-पास में सभी पौधों में सिंचाई करते हैं, सभी फसलों में सिंचाई करते हैं। कुछ फसलों को अगर छोड़ दिया जाए तो, जैसे गन्ना जो है, गन्ने को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि गन्ने बहुत गहराई में बोया जाता है। आलू जो होता है इसको भी थोड़ा-सा गहराई में बोया जाता है। तो जिन पौधों को थोड़ा ज़्यादा गहराई में बोया जाता है, उसमें सिंचाई जो है, पहली सिंचाई, वो थोड़ा-सा 40-42 दिन भी जा सकता है। बाकी अधिकतर में 30 दिन के आसपास में हम लोग पहली सिंचाई करते हैं। इसके बाद फ्लावरिंग स्टेज में इसकी सिंचाई करते हैं। कैपिटुलम और पॉड फॉर्मेशन के टाइम पर इसमें सिंचाई करते हैं। वैरायटी इसकी जवाहर तिल 21 है, 7 है, ग्वालियर 5 है, ग्वालियर 35 है, जीटी 17 है। तो इस तरीके की कुछ वैरायटीज हैं जो कि तिल के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटीज मानी जाती हैं। मैच्योरिटी की बात करें तो शीशम जो होता है वो मैच्योर होता है बिल्कुल 85 से 90 दिन। जब हम बुआई करते हैं, बुआई के 90 दिन के अंदर अंदर हमारा जो तिल होता है ये तैयार हो जाता है। यील्ड के बारे में बात करें तो यील्ड इसकी बहुत कम होती है। 5 से 7 कुंटल यील्ड इसकी पर हेक्टेयर देखने को मिलती है। यानी कि 5 से 7 कुंटल 1 हेक्टेयर में आपको तिल देखने को मिलेगा और ये भी कम मिलेगा अगर वाटर होल्डिंग नहीं हुई तो। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई, वाटर होल्डिंग नहीं मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन, अगर खेत में जल भराव हो गया तो तिल की फसल नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होता है खरपतवार की वजह से। अगर हमने खरपतवार को प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज किया तो हमारे तिल का जो प्रोडक्शन है वो नहीं मिलेगा। तिल का प्रॉपर प्रोडक्शन लेने के लिए हमको
एक तो वाटर लॉगिंग से अपने फसल को बचाना है, दूसरा इसमें खरपतवार मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसमें खरपतवार नहीं मैनेज किया, तो आप भूल जाओ कि यहाँ पर जो 5 से 7 क्विंटल दिख रहा है, ये इतना प्रोडक्शन मिलेगा। 1-1 क्विंटल भी नहीं मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 1 बीघे में पूरा 1 बीघा आप खेती करो, 1 बीघे में 5 से 7 किलो तिल निकलता है। अभी हमारे घर पे खेती हुई थी, पिछली बार हमने के अपने खेत पे लगाया था, हमको मात्र 1.5 किलो मिला था, वो भी 1 बीघा ज़मीन 1 बीघा ज़मीन में केवल 1.5 किलो 1.5 किलो के आस-पास। पापा बोले कि यार 200-250 ग्राम तो हमने डाला था और उसके हिसाब से आपको इतना मिल गया। तो ऐसे था, समझ रहे हो? एक तो सीड रेट पापा कम लेके आए थे, उसके बाद ढेर सारा खरपतवार भी ज़्यादा जम गया, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो इसमें खरपतवार को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने खरपतवार सही से मैनेज नहीं किया, तो तिल का प्रोडक्शन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।